हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और धूमधाम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और गजब का टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। अच्छी तरीके से आप इससे वाकिफ भी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये स्टार्ट भी यहीं से करते हैं और उनका फेवरेट टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अर्थमेटिक में सबसे पहले पढ़ाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। क्योंकि जो परसेंटेज है वो एज ए टॉपिक ना होके एक एज ए, मतलब आप यूं कह सकते हो कि अर्थमेटिक का बेस है। अर्थमेटिक क्या, ऑल ओवर मैथ्स का बेस है। क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, दीज आर सिमिलर टॉपिक्स, लेकिन इनको अलग अलग वे में जब हम अलग अलग इनको पढ़ते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में चीजें अलग अलग तरीके से डिनोट की जाती है। और वहां पर हम कभी रेशियो बोल देते हैं, किसी को फ्रैक्शन बोल देते हैं, कहीं परसेंटेज के रूप में। क्योंकि एक्चुअली में जो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं तीन टॉपिक का होता है। यानी क्वेश्चन जो कोरिलेट किया जाता है क्वेश्चन का एक दूसरे के साथ में, अगर स्टेटमेंट का हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जोड़ने के लिए हमारे पास में तीन ही हमारे पास में मेन बेसिक टूल है, जिनसे हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में एक दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं कि कंपैरिजन के लिए बेसिकली तीन ही टॉपिक का यूज किया जाता है। रेशियो हम पढ़ चुके हैं और फ्रैक्शन भी हम देख चुके हैं। अब हम आज करने वाले परसेंटेज। और परसेंटेज जैसे आप करोगे तो सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैक्सिमम जो टॉपिक है वो जो अर्थमेटिक इसी बेसिस है, यानी परसेंटेज पर ही आधारित है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे लगेगा कि परसेंटेज में ऑलमोस्ट जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में परसेंटेज है क्या। यानी परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे उसको सोल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होगी, कि और क्या हमें फॉर्मूले याद करने हैं या नहीं भी याद करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बढ़िया तरीके से, यानी एकदम जीरो से लेकर अप टू हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है बुक में, पिनेकल 6800 जो मैथ्स बुक है वो स्पेशली एसएससी को डेडिकेटेड बुक है। एसएससी एस्पिरेंट्स जो अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको एक बार ये बुक तो सोल्व जरूर करनी चाहिए, अगर आपको एसएससी में सफलता लेनी है। क्योंकि इस बुक में इतने वैरायटी के क्वेश्चन है और वो भी शानदार लेटेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस रेगुलर पूछ रही है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है। ये बुक आपके पास में होनी चाहिए और इस बुक को एक बार नहीं अनेक बार एग्जाम तक आपको सोल्व कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता, यानी आप यहां पर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको विजिबल भी होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है, मैं इसको परसेंट भी लिख दूं, है ना, परसेंट लिख दूं या प्रतिशत लिख दूं, दोनों बात आपकी क्या है, सेम है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रतिशत भी यहां पर लिख सकता हूं। अब एक्चुअल में ये सारी बातें आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में और यूट्यूब की पूरी दुनिया में आप पूरे दिन घूमते रहते हो, वहां पर जगह जगह आपने देखा भी होगा। और मुझे पता है कि मैक्सिमम जो ही आप परसेंटेज डालोगे तो पूरे ऐसे मतलब बाहर ही लग जाएगी टॉपिक की कि परसेंटेज ये देखिए, वो देखिए, आसान विधि से, ये विधि से। एक्चुअल में क्या होता है, विधि आसान वही होती है जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, या जो चीज आपको समझ में आ जाए वही सबसे आसान मेथड होता है। बाकी मेथड सारे मैन मेड ही होते हैं। खुद आदमी अपने अकॉर्डिंग चीजें अगर अरेंज करता है तो वही सबसे इजी होता है। अगर दूसरे की बताई चीजें हम करेंगे तो वो फिर रटाफिकेशन में आ जाता है, वो सारी चीजें फिर रटनी पड़ती है। ठीक है, और रटने के लिए हमारे मैथ्स को रटो तो इससे बड़ी पागलपंती हो ही ना सकती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है, मैं नॉर्मल मेरे वर्ड में इनको समझाता हूं कि एक्चुअल में परसेंटेज है क्या, मैं किस वे में लेके चलना है। तो परसेंटेज का मतलब आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इसको पार्ट में इनको करना चाहूंगा। पर प्लस क्या हो गया भाई, सेंट। इसी तरीके से जो बॉलीवुड की जो लोग हैं, हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं प्रति प्लस क्या कर देता हूं, शत कर देता हूं। क्लियर। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए हम बात करें पर हेड, है ना, पर क्लास, पर स्टूडेंट, तो ये एक्चुअल में चीज है क्या। यानी मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे से। पर क्लास का मतलब मैं प्रत्येक क्लास पर जाके वहां पर चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं। पर हेड का मतलब क्या होता है, मैं प्रत्येक बंदे के अकॉर्डिंग चीजों को जज कर रहा हूं, है ना। तो सेम उसी तरीके से प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 100 पर, यानी पर 100 की मैं बात कर रहा हूं। यानी हर चीज को मेरे देखने का जो नजरिया होगा वो 100 के पर्सपेक्टिव में देखने का नजरिया है कि भाई ये चीज कितने पर है, 100 पर है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बंदा अगर, या कोई भी अगर पर्सन मुझे कहता है कि भाई सर 2/5 है,
अब देखिए सबसे पहले यहां पर ये चीज समझनी जरूरी है कि एक्चुअली में ये 2/5 क्या है, ये क्या कंसेप्ट है। इसका मतलब भाई सिंपली मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें फ्रैक्शन भी आपको क्लियर कर दूंगा, रेशियो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर ए और बी ले लेता हूं, ए अपॉन बी लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ए अपॉन बी। फिर हम 2/5 पर आएंगे। ए अपॉन बी का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर हमारे पास में इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है भाई? आपको सर भिन्न होता है, क्लियर है, सबको पता है अच्छी तरीके से। लेकिन इस भिन्न में एक्चुअल में है क्या, मेन चीज ये आपको समझनी जरूरी है। आप अगर इसको नाम से पढ़ते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में इसमें जो दो लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में है क्या। इसका मतलब होता है कि ए का बी के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, या बी का ए के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई ए का कंपैरिजन किसके साथ में किया जा रहा है? बी के साथ में। इसका मतलब जो नीचे वाली चीज है ना, वो एक्चुअल में ऊपर वाला पार्ट कंपैरेटिव पार्ट है ना, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है ना। और नीचे वाला चीज है जिससे तुलना की जा रही है ना, जिससे कंपेयर, एक्चुअल में क्या है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे कंपेयर करना है ना, जिससे कंपेयर करना है वो पार्ट कहां रहेगा? हमेशा हमारा कहां रहेगा? नीचे रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर ये देखना है कि ऊपर वाले पार्ट को मैं और क्या बोल सकता हूं, ऊपर वाले पार्ट को। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है कि भाई जैसे मान लो कोई किसी भी चीज की, जैसे मान लो आप परसेंटेज लॉस की बात कर रहे हो, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहे हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, है ना, परसेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहे हो। अगर इन सब की बात करें, परसेंटेज रेट की बात करें, अगर इन सब की बात करते हो तो वो सारी चीजें किस में आ जाती है? ए अपॉन बी यानी फ्रैक्शन में चली जाती है। कैसे? जैसे मैं सिंपली आपको कहूं कि परसेंटेज यानी 20%, अब 20% का मतलब क्या हो जाता है भाई? 1/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 क्या है और ये 5 क्या है। भाई आपने 20% तो बता दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 20 और परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100 पर। लेकिन ये 1/5 क्या? इसका मतलब भी ये होता है कि भाई जब इस स्केल को तुम आगे तक लेके जाओ और वहां तक लेके जाओ जहां पर आगे इनको काटना पीटना पॉसिबल ना हो, कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, जिसको आगे विभाजित ना किया जा सके, तो वो जो सिचुएशन है वो आपकी फ्रैक्शन कहलाती है। उस फ्रैक्शन में दो चीजें आ जाती है, एक मेरे पास में आ जाता है न्यूमेरेटर, एक मेरे पास में क्या आ जाता है भाई? न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर मतलब क्या हो गया भाई? अंश। और दूसरा मेरे पास में क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर। क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर, जिसका मतलब क्या हो जाता है भाई? हर। क्लियर? भैया एक मेरे पास में न्यूमेरेटर है, दूसरा मेरे पास में डिनोमिनेटर है, यानी एक अंश है दूसरा हर है। इसका मतलब जो चीज कंपेयर करनी है वो न्यूमेरेटर में रहेगी, जिससे कंपैरिजन करना है वो चीज हमेशा कहां रहेगी भाई? नीचे रहेगी, यानी एज ए बी का पार्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 20% अगर प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 1 का। और किस पर हो रहा है? 5 पर। अब प्रॉफिट किसको देख के होता है? प्रॉफिट होता है जो चीज खरीदी जाती है। मान लो मैंने 5 में कोई चीज खरीदी और वो अब मान लो कितने में बिक रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब वो 5 की चीज हो। इसका मतलब नीचे वाली चीज क्या बन जाती है? सीपी यानी क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर? अगर यही चीज लॉस होता तो भी ये 1/5 ही होता, तब उस केस में ऊपर वाला लॉस हो जाता, नीचे वाला फिर लॉस किसको देख के होता है? कैसे पता चलता है? सीपी को। तब हम कहते हैं कि परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हमेशा किस पर गणना की जाती है? उनकी क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य पर, है ना, सीपी पर। क्योंकि जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा हम जज नहीं कर पाएंगे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका सबका कंपैरिजन। अच्छा, दूसरी चीज, जो चीज जिक्र करते हैं, हम बोलते हैं, वो चीज हमेशा मैथ्स में ऊपर रहती है। मैं प्रॉफिट का जिक्र कर रहा हूं, प्रॉफिट ऊपर रहेगा। अगर मैं लॉस का जिक्र कर रहा हूं, लॉस ऊपर रहेगा। मैं जिसकी भी बात करूं, मैं 10% डिक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह हो गया 10% का मतलब सिंपली क्या होता है? 1/10 होता है। इसका मतलब जब बात डिक्रीमेंट की हो रही है, इसका मतलब 1 आपका क्या होगा? एज ए कमी को शो करेगा, एज ए डिक्रीमेंट को शो करेगा। अच्छा, डिक्रीमेंट किसको देख के होता है? तो इनिशियल कोई ना कोई तो वैल्यू ऐसी होगी ना, कोई तो टोटल तो ऐसा होगा जिसको देख के डिक्रीमेंट का पता चले। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम जिस चीज का जिक्र करते हैं मैथ्स में, वो चीज हमेशा ऊपर रहती है। अगर मैं डिक्रीमेंट का जिक्र करूं, 1 ऊपर रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं 20% ऐसे, इसको ऐसे मान लीजिए मैं 40% इंक्रीमेंट की बात करूं, इसका मतलब 2.5 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इंक्रीमेंट कितने का है? 2 का हो रहा है। और किस पर? 5 पर हो रहा है। यहां पर डिक्रीमेंट किसका हो रहा है भाई? 1 का हो रहा है। और कितने पर हो रहा है? 10 पर हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई 15% प्रॉफिट की,
15% प्रॉफिट, इसका मतलब 3.20 होता है ना। ये सिंपली हमने फ्रैक्शन में इसको बदल लिया। इसका मतलब बात प्रॉफिट की है तो ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा, लेकिन प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है? हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, इसलिए नीचे वाली चीज हमेशा आपकी क्या रहेगी? सीपी, यानी उसको हम क्या बोलते हैं भाई? टोटल बोलते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सारी चीजों को जब हम कंक्लूड करें तो हमारे साथ में हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आता है, और वो कंक्लूजन वन एंड ओनली वही कंक्लूजन हमारे पास में है कि भाई ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा जिसका कंपेयर करना होता है वो ऊपर रहता है। ये कुछ भी हो सकता है, यानी उसको आप पार्ट बोल दो, या आप इसको अगर मैथ की टर्म में बोलो तो उसको प्रॉफिट बोल दो, या उसको आप लॉस बोल दो। क्लियर? या उसको इंक्रीमेंट बोल दो, या उसको डिक्रीमेंट बोल दो, लेकिन नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या होता है? उसको टोटल बोलते हैं, या उसको इनिशियल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका होता है, अगर प्रॉफिट और लॉस की बात है तो उसको हम सीपी बोल देंगे, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात है तो इनिशियल बोल देंगे, अगर ऊपर वाले को हम ऐसा ही कंसिडर करते हैं, मान लीजिए हम यहां पर इसको ऐसा ही यानी रेट के रूप में, या हम इसको इंटरेस्ट के रूप में अगर शो करते हैं, तो नीचे वाला फिर क्या बन जाता है? आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको देखनी है और इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पर इतनी ही बात समझने लायक आपको कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश और हर बोलते हैं। अंश के अंदर वो पार्ट हमेशा ऊपर रहता है जो जिसका कंपेयर करना होता है, जिसके साथ में करना, वो चीज हमेशा कहां रहेगी? नीचे। ये चीज सारी मैं आगे क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, फिलहाल ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की ये कंप्लेन होती है कि सर क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं या क्लास में क्वेश्चन करते हैं, हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कहीं ना कहीं हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि हमारा जो माइंड है वो स्विच नहीं होता है ना, कि भाई एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं तो वहां पर हम मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं, या हमें वो एक्चुअल क्वेश्चन इजी होता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वो करना कैसे है। इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी गलती वहां पर है कि एक्चुअल में आपका थॉट प्रोसेस काम नहीं कर रहा, आप समझ नहीं सकते, उन चीजों को समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आपने बेसिक से उन चीजों को पढ़ा ही नहीं है, कभी चीजों को कोरिलेट ही नहीं किया, कभी चीजों को लिंक ही नहीं किया, क्योंकि मैथ्स में चीजें हमेशा एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। जब आप एक चीज समझोगे तो आगे वाली चीज अपने आप समझ में आ जाती है। तो हमने देखा कि भाई ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। अब कोई पर्सन मुझे अगर ये कहे कि भाई देखो, मैं किसी से पूछूंगा भाई आप एक बात बताओ, आपकी जो शादी थी, घर में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में अपने ऑफिस से कितने लोग आए? अब उसने मुझे ये कहा कि भाई 2.5 आए। कितने आए भाई? 2.5 आए। अब उसने 2.5 तो बता दिया, लेकिन मैं भाषा सिर्फ एक ही समझता हूँ भाई, परसेंटेज की भाषा समझता हूँ, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे समझ में नहीं आया, आप उसको मुझे ये बात परसेंटेज में बताओ क्या होगी। तो उसने ये कहा कि यार इसमें समझने वाली क्या बात है भाई, 5 लोग है ना अपने ऑफिस में, तो 2 ही आए। समझ रहे ना? इसका कहने का मतलब इतना ही था कि अगर ऑफिस में 5 लोग हैं तो 2 ही आए थे, है ना। मैंने कहा देखो बात सीधी सी है, मैं परसेंटेज की भाषा समझता हूं यार, आप नहीं समझते। इसका मतलब उसने कहा अच्छा तो भाई कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? 100 से करके बताऊं क्या? मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब आपको यह भी पता है कि फ्रैक्शन में या रेशियो में जब ऊपर नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब इसने ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई किया, और अब उसने कहा देखो बात ऐसी है 40 लोग आए, कितने में से? 100 में से। तो मैंने कहा फिर नहीं समझा, तो इसने कहा भाई 40% आए। मैंने कहा एग्जैक्टली, अब चीज मुझे समझ में आई है। इसका मतलब है कि 40 लोग कब? जब ऑफिस में जब 100 लोग होंगे, इसका मतलब 40 लोग आए, ये परसेंटेज है ना। कि भाई कंपैरिजन किसके साथ में किया जा रहा है? 100 के साथ में। आप बेस किसको बना रहे हो? 100 के बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई चीज किस पर लेके जानी? भाई एक्स है, और एक्स किस पर है? 100 पर, है ना। इसका मतलब ये x% है। क्या है भाई? ये x% है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये आपका x% है ना। तो आपने ये देखा कि सर यहां पर तो फिर 2 चीज हमारे सामने आ गई। कौन कौन सी आ गई भाई? आपने कहा सर ये तो पूरा पार्ट है, ये तो पूरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, अभी आपने बताया वही चीज है। ये कौन सा पार्ट है भाई? फ्रैक्शन वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? ये परसेंटेज वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है भाई? परसेंट वाला पार्ट है ना। तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि भाई किसी चीज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट वाली, अगर ये इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में, यहां पर 2 ही चीज है। यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, जो इनको इंटरचेंज किया जा रहा है, तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही है। एक हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ में किया जाता है, एक फिर ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। जब वो दोनों नीचे रहेंगे तो इनको हम परसेंटेज में कैसे बदले? अब देखिए बात आती है बदलने की।
जो ही मैंने कहा कि 1/4 हम जा रहे हैं अब फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 1/4 और 1/4 को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इसका मतलब या तो मैं ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे 100 बनाने के लिए, लेकिन ऐसा मैं कब तक करता रहूंगा, अब बच्चे थोड़ी ना है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या होता है कि मैथ्स में एक सिंपल सा रूल फिर काम करता है। क्या काम करता है कि आपको जिसमें कन्वर्ट करना है ना, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। कैसे, मान लो मेरे पास में एक एक सर्कल ले लिया मैंने, जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, हम डीआई में पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। इसके दो ही वैल्यू होती है, ये परसेंट में 100 होता है लेकिन डिग्री में 360 डिग्री का होता है। क्लियर है, अगर इसको डिग्री में डिनोट करें तो 360 डिग्री के इसके पार्ट बनेंगे, लेकिन जब बात से परसेंट की आएगी तो ये 100% होता है। क्लियर है, तो हमने क्या किया, यहां पर इसके कोई भी पार्ट कर लिए हो और मैंने ये कहा कि भाई ये 20% है। कितना भाई, 20% है। ये सारे अलग अलग है, मान लो ये 50% है, ये कोई 15% हो गया, है ना, तो ये आपका फिर कोई 15% हो गया। तो मैंने किसी से कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे ये बताओ कि 20% वाला जो पार्ट है ना, अब दो चीजें आपको समझ में आ जाएगी यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि 20% वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअल में कितने डिग्री बना रहा है, एक्चुअल में एंगल कितना बना रहा है वो बताओ ना। आप इसको इस पर जो मेजर्स, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से करें तो सेंट्रल एंगल क्या है यहां पर मुझे वो बताइए, है ना। यहां पर जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है वो चीज बताइए। ठीक है, तो आपने कहा सर सेंट्रल एंगल, तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो अब बात आती है कंपैरिजन की, समझते रहना। तो मैं किसका जानना चाह रहा हूं, इस 20% का। इसका मतलब मैं कहूंगा सर 20 है परसेंट में, लेकिन कंपैरिजन हमेशा समान चीजों का होता है। गधे की घोड़े के साथ में तुलना नहीं कर सकते, या तो दोनों ही गधे हों या दोनों ही घोड़े हों। तो आपने कहा सर 20 कब, कि जब ये पूरा कितने का है, 100% है ना। इसका मतलब ये पूरा कितना हो, जब 100 हो तब ये 20 है, क्योंकि परसेंट में तो 100 ही होता है ना। अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर ये फिर बन जाएगा कितना, कन्वर्ट किस में करना, डिग्री में। तो इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, 360 डिग्री से, है ना। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा 1/5, यानी कितना आगे भी 70 डिग्री, है ना, 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारा यहां पर एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात जब परसेंट की आए, जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, आपको एक चीज और समझाता हूं कि मैंने एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैंने एक एंगल एक्स ले लिया, ऐसे ले रहा हूं मैं ना, 2x ले लिया, एक x ले लिया, एक 2x ले लिया, और एक मैंने कुछ भी मान लो, जैसे यार 6x मान लो, है ना, 6x ले लिया। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं आपसे कहूं कि यार मुझे जो x है ना वो परसेंट में बताओ, तो आप कहोगे सर जो x कब, जब पूरा कितना हो, आपने कहा 6x और 7x और 2 कितना हो गया 9x, जब पूरा 9x हो। जब बात परसेंट की मैं पूछ रहा हूं तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, परसेंट मैं 100 पर जानना चाहता हूं। अगर मैं पर 1000 की बात करता तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्यों, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी की क्या होती है, पर 1000 होती है ना। तो इसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने इसे 100 से कर दिया। अगर मुझे यही डिग्री में जानना होता तो देन इट मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, किससे भी 180। अब आपको सर 360 से क्यों किया, क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि भाई इसके इंटरनल एंगल, जो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने उसी से किया और उसी से करना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर कैंसिल आउट, 11 एंड 1/9 9% आपका आंसर हो जाएगा। यहां से हम बात करें तो कितने डिग्री आ रहा है, 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां पर दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, एक तो हमने डिग्री में आंसर बता दिया, दूसरा हमने इसको परसेंट में आंसर बता दिया। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है बात। तो एक चीज यहां पर पता चली कि कंपैरिजन सेम चीजों का करना है, दूसरा जिसमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे जब कन्वर्ट ही 100 में करना है ना, परसेंट ही निकालना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 100 से। इसका मतलब ये कितना परसेंट बन गया भाई, 25%। अगर मुझे 3/5 निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, कितना बन जाएगा भाई, 60%। क्लियर, तो एक यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्यों परसेंट में बदलना, तो परसेंट का मतलब ही 100 होता है। अच्छा, दूसरा कि जब हम परसेंट में जाएं, परसेंट से किस में आ जाते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं। जब परसेंट से फ्रैक्शन में आओगे, इसका मतलब 30% है,
तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई कई कुछ लोग होते हैं ना जिनको एलर्जी होती है कि यार हम 100 क्यों लिखे, ना लिखो तो तुम्हें ऐसा साइन लिखना पड़ेगा जिससे पता चले कि नीचे 100 होता है ना। अगर मान लो तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है तो साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। इसका मतलब या तो ये बताएगा या फिर ये से लिखना पड़ेगा। इसको और कैंसिल आउट कर दें, 3y कितना हो गया, 10 हो गया। अब आपको बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। परसेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100 पे करना। दूसरी चीज आपको एक और समझनी पड़ेगी, वो क्या समझनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर दो चीजें होती है, हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब होता है, मैथ्स में एक सिंपल सा रूल है, जिसमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। ठीक है, हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, हम सीधी और साफ भाषा समझते हैं, इसलिए हमने साइन हटाया, नीचे 100 लगाया, काट पीट के हमने फ्रैक्शन में, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा लोएस्ट टर्म में होता है। फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं इसी चीज को इस वे में लिख सकता हूं, ए रेशियो बी भी लिख सकता हूं, इसका मतलब भी वही होता है, ए का बी के साथ में कंपेरिजन। ठीक है, या भाई ये रेशियो में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, और यहां पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो फिर परसेंट में आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ये तीनों टॉपिक सेम ही है, कुछ ज्यादा इनमें फर्क नहीं है, क्योंकि जहां पर कंपैरिजन शो करना होता है हमें तीनों से स्टेटमेंट में इनको डालना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, स्टेटमेंट ही नहीं लिख पाएंगे, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। ये हो गया नॉर्मल बेसिक, भाई क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% 30% का कितना परसेंट है। ठीक है, कुछ भी कितना परसेंट है, जो 20 है वो 30% का कितना परसेंट है। अब आपको सर परसेंट दे रखा है, परसेंट का क्या परसेंट पूछ रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, कि सिंपल सी बात है, दोनों है तो सेम ही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का किसके साथ में पूछ रहा है, 30 के साथ में, जिससे कंपैरिजन करना होता है वो चीज हमेशा नीचे लिखनी होती है, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये कितना हो गया, 66 एंड 2y 3%। क्लियर। अब आप लोगों को कईयों को ये लगता होगा ये 11 एंड 1y 9% लिख दिया, यहाँ पर 66 एंड 2y 3% लिख दिया, ये कहां से लिख रहे हो। चलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कहां से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। क्योंकि देखो सिंपली अभी आपको ये ध्यान में देना है कि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है। ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट होता है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ये ऊपर वाला क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है, जो डिवाइड करने पर जो बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है, ये आपका होता है डिवाइजर होता है, जिसका हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो मैंने क्या किया कि 15 के अंदर मैंने डिवाइड किया 4 से, मैंने 15 में 4 से डिवाइड किया तो मुझे पता है 3 टाइम्स कंप्लीटली गया, तो ये भाई कितना कहां तक गया, 12 तक, तो 3 मेरे पास में रिमाइंडर बच गया, है ना। या इसको मैं कुछ क्या करूं, 16 क्या 18 ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि 3 3 2 हो गया ना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा फिर। क्लियर, यहां से चलते हैं। तो हमने कहा इसमें 4 बार चला जाएगा भाई, 4 बार चला गया तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। 16 आ गया तो कितना बच गया भाई, 2 बच गया। अब मैं क्या लिखूंगा, कंप्लीटली कितनी बार गया, 4 बार, बचा कितना है, 2। नीचे दिया किसका था, 4 का। अब ये हो गया, अब इसको और मैं सोल्व कर सकता हूं, इसको 4 एंड 1y 2 लिख सकता हूं, इनके बीच में तो काटापिटी हो सकती है, इसका मतलब वापस कितना आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो है बेसिक बेसिक बातें, अगर मान लो कोई किसी बच्चे को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं हूं ना बताने के लिए, बता रहा हूं सारी चीजें, आप बस करते रहो, साथ में नोट करते रहो। बस मेरा ये है, रटना नहीं है, चीजें समझना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बस, है ना। आलतू फालतू कोई झंझट में नहीं पड़ना, कोई रटना नहीं है, सारी चीजें अपने आसानी से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रटोगे तो रटने के लिए यार और बहुत सारी चीजें, यार क्या क्या रटोगे बताओ। ओके, चलिए अब इसको समझिए जरा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए क्या बताना चाहता हूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई 30% ऑफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% या 50% ऑफ बी। इस चीज को समझना, 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। अब यहां से चीज आपको समझनी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां पर होंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछूंगा कि भाई आप ये बताइए, क्या बताना है, ए रेशियो बी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा, ए
व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ए या व्हाट परसेंट ए ऑफ बी। ठीक है भाई, ए है वो बी का कितने प्रतिशत है, ये चीज आपको बतानी है। सेम तीसरा मैं ये पूछ लूं कि भाई व्हाट परसेंट बी ऑफ ए। क्लियर। इसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं कि भाई चौथा कि भाई कितना परसेंट जो ए है वो आप ये मान सकते हो कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं ये पूछ लूं कि भाई हाउ मेनी परसेंट मोर देन ए मोर देन बी, है ना। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत ए बी से ज्यादा है, ठीक है, या ए है वो कितना प्रतिशत अधिक है। और पांचवा पूछ लूं कि भाई ए बी है वो कितना परसेंट क्या है आपका कम है, ठीक है। और छठा क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि भाई जो ए प्लस बी है वो या ए माइनस बी है, ए माइनस बी आपके ए प्लस बी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ज्यादा मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 6 क्वेश्चन ही यहां पर कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। मैं साथ साथ में बोलता रहूंगा, आप नोट करते रहना, ठीक है। अगर ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपने देखा कि भाई 30% ऑफ ए, इसका मतलब है ए का 30%, ए का 30% किसके बराबर है, बी के 50% के बराबर है। ए का 30% किसके बराबर है, बी के 50% के। यहां से कैंसिल आउट कर दें, यहां से ये कैंसिल आउट कर दें। 3a इक्वल्स टू कितना है भाई 5b है, 3a इक्वल्स टू कितना है 5b है। इसका मतलब सिंपल सा है, क्या है, या तो इसको आप नॉर्मली आपको पता है छोटी क्लासेज में पढ़ते थे, ए बी एक साइड ले लो बाकी एक साइड पड़ा रहेगा, यानी ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज कहां चली जाती है ऊपर। इसका मतलब सिंपल सा, ए का वैल्यू कितनी है 5 तो बी की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है। अब यहां से पता चल गया हमें। अब चाहो तो रेशियो में इसको लिख लो कि भाई ए रेशियो बी है वो कितना हो गया 5:3। अब आपको इससे एक चीज समझनी है, क्या चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है। दूसरी चीज आप इसको डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो कि ए का मान होता है बी के साथ वाला और बी का मान होता है ए के साथ वाला। ये अपने आप यार सिंपल सी बात है, यहां से आ रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी। फिर भी चलो मैंने बता दिया, ध्यान में रखना। अब जब बात दो बंदों की होती है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे से ज्यादा होगा, भाई एक दूसरे से क्या होगा ज्यादा होगा, तो दूसरा एक से क्या होगा कम होगा, यही तो बात होगी। भाई आपके पास 5 रुपए मेरे पास 3 रुपए, तो दो ही कहानी होगी, आप मुझसे 2 रुपए ज्यादा या मैं आपसे 2 रुपए कम, तो अपने हैं तो दो ही बंदे ना। इसका मतलब कंपैरिजन किसका किसके साथ में, या तो आपका मेरे साथ में या मेरा आपका साथ में आपके साथ में, यही तो हो रहा है। तो कम और ज्यादा दो बंदों के बीच में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे तो कितने बनेंगे। तो आपने यहां पर देखा कि ए रेशियो बी कितना है, आपने कहा सर 5:3। क्लियर। अब कह रहा है वोट परसेंट ए ऑफ बी, ए है वो बी का कितने परसेंट है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है। या यहां पर मैं दोबारा इनको मेंशन कर देता हूं, क्वेश्चन साथ साथ में लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाता है कि जो ए है, ए बी का कितने परसेंट है, ए बी का कितने परसेंट है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर किसका किसके साथ में कंपैरिजन, किसके साथ में, जिसके साथ में ऑफ लगा उसके साथ में कंपैरिजन। इसका मतलब ए का बी के साथ में कंपैरिजन है, तो मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी और मल्टीप्लाई क्या कर दूं मैं 100। कंप्लीट का, ना कम ना ज्यादा की बात करा, मैं डायरेक्ट कंप्लीट अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई यहां पर ए कितना है 5, बी कितना है 3, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 1 और 66 2/3%। ये सारे परसेंट भी मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो। फिलहाल एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान दो, उसके बाद में देखो सारी चीजें साथ में नहीं होगी, सारी चीजें स्टेप टू स्टेप होगी। तो नेक्स्ट का आपका क्या है, बी किसका भाई, ए का कितने परसेंट है, बी ए का कितने परसेंट है। इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बी की, किसके साथ में, ए के साथ में। हम यहां पर परसेंट निकाल देंगे, इसका मतलब 3 और नीचे कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ गया 100, इसका मतलब कितना हो गया 60%। क्लियर। ये तो हो गया कंप्लीटली बात।
अब देखिए मैं थर्ड यहां पर चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं। चौथा पॉइंट मैं यहां पर क्या लेता हूं, चौथा पॉइंट ये है कि भाई ए बी से कितने परसेंट अधिक है। ए बी से कितने परसेंट अधिक है। अब समझना बात को, दो ही बंदे हैं, एक ज्यादा है, ज्यादा किससे होता है, हमेशा कम वाले से होता है, इसलिए दो ही बंदे हैं, कौन किससे ज्यादा है, तो ए ज्यादा है किससे, बी से, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए कितना ज्यादा है, तो दो ज्यादा, डिफरेंस तो दो का ही है ना, तो सिंपल सी बात है, दो या तो किसी से कम होगा या दो ज्यादा होगा, यही तो हो रहा है। तो ए ज्यादा है, बात ज्यादा की हो रही है तो ज्यादा ही ऊपर लिखना है, तो दो ज्यादा है किससे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो बी कितना है 3, और यहां पर क्या कर देंगे 100। ये कितना ज्यादा 66 एंड 2/3%। आप देख लो ए पूरा इतना आ रहा तो ज्यादा लग रहा है ना, ये 100, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, लेकिन ये आपका ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। पांचवें पॉइंट की मैं बात करता हूं। पांचवें पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि जो बी और किससे, ए से, और कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। इसका मतलब हमने यहां देखा कि एक्चुअल में कम कितना, दो ही कम है, किससे, जो ज्यादा है उससे, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, ए कितना है 5, तो दो कम है, और किससे 5 से, और इनटू कितना कर दिया हमने 100, कितना परसेंट कम है भाई 40%। इसका मतलब बी देखो है कितना 60 ए का, इसका मतलब कम कितना है 40 कम है, ठीक है। ये चीज आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर मैं आपसे कहूं कि जो a माइनस बी है वो a प्लस बी का कितने परसेंट है, a माइनस बी ए प्लस बी का कितने परसेंट है। एक बात बताओ, a माइनस बी कितना है, आपने कहा सर 2, किसका, a प्लस बी कितना है 8 का, कितने परसेंट है, क्वेश्चन तो ये है ना, ठीक है। तो आपने यहां पर कहा कि 2 किसका, 8 का, कितना परसेंट, मतलब परसेंट, तो 1/4 कितना परसेंट है, 25% है। अब ये क्वेश्चन कैसे ही बना लो यार, आपसे बोल दे कि आपको ऐसे बोल दे कि 3a 2a प्लस 5b का कितना परसेंट है ना। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप खुद ये करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भाई 3a व्हाट परसेंट ऑफ 2a प्लस 5b, इसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका मतलब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी 15 बन गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 15 बन गया, इधर इसको किया 5 से तो 10, ये 10 हो गया तो 25। तो कहने का मतलब है कि जो 15 है वो 25 का कितने परसेंट है ये आपसे पूछा गया। आप कह दोगे 60% है, बात खत्म, क्योंकि a यहां पर कितना बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 5। अब ये वैल्यू कितनी बन गई 25, ये वैल्यू कितनी बन गई 15, बस इसी का तो कंपैरिजन पूछ रहा है। तो ये चीजें आपको करनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पूरी मैथ्स के अंदर मैं आपको सही बता रहा हूं, पूरे परसेंटेज में यही राम कहानी चलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारा यही चलेगा, है ना। कौन किसका, किसके साथ में इससे परसेंटेज कम, इससे परसेंटेज ज्यादा, है ना, यही मोर लेस, बस पूरे यही चलेगा, है ना। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखना और समझना। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई राम है, राम की जो इनकम है, या राम श्याम से 20% अधिक है, कितना भाई 20%, 20% अधिक है। अब एक्चुअल में क्या है, इसको दो तीन चीजों से हम लेके चलेंगे। कितना परसेंट अधिक है 20%। इसका मतलब ये अगर 100 है तो ये जब 100 है, कंपैरिजन किसका है, राम श्याम से 20% अधिक है, तो बात किस पर टिक रही है, श्याम पर। तो श्याम को हम 100 मान लेंगे, जब ये 100 है तो उस पर 100 पर 20 ज्यादा है ना, तो ये कितना होगा 120। अब आप काटापीटी मचा लीजिए, यहां पर 6 रेशियो कितना आ गया 5, इनका रेशियो ये आ गया। अब कई बंदों को ये चीज अच्छी लगती है कि अरे यार ये चीज बताओ ना सर, हमें 6:5 ये रेशियो में बताओ। अरे अकल के दुश्मनों, जो काटापीटी आप यहाँ करी वो थोड़ी पहले कर लोगे, बात तो वही है ना। लेकिन यहाँ जब जाओगे चीजें आपको बेसिक से नहीं समझ में आएगी, तो मैं आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए श्याम, अब आपसे बोला है कि राम है वो श्याम से 30% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है भाई, या 30% कम है। अब मैं यहां से आपको आप वाला मेथड बताता हूं कि भाई इसको मैं 3/10 लिख सकता हूं। कैसे, इसको 30/100 लिखूंगा, 0 से 0 कटेगा, 3/10 रहेगा। इसका मतलब बात अधिक की है तो ऊपर वाला अधिक को शो करता है
कब? जब नीचे वाला कब हो 10 हो। तो बात किससे हो रही थी? श्याम से। तो श्याम जब 10 होगा तो 10 पर कितना ज्यादा होगा? 3। इसका मतलब ये कितना हो गया? 13। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको 100 और 130 लिख देते तो दिक्कत थोड़ी हो जाती, बात तो वही रहती ना। लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है, हम कुछ कैलकुलेशन माइंड में कर लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें हमारे साथ में होती रहेगी। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि जो ए है वो बी से 40% अधिक है। 40% अधिक है। इसका मतलब क्या है? साथ साथ में बोलते रहो भी आप। आपने कहा सर इसका मतलब होता है 40/100। ठीक है, अलग परसेंट बताऊंगा आपको, वहां पर क्लियर हो जाएंगे सारे। 40/100 का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब अगर ये 5 है तो इस पर 2 एक्स्ट्रा है और होके कितना हो जाता है? 7। बात तो वही है। अब आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन की बात करो जरा। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन की बात करता हूं, इनको मैं इसको यहां लिख देता हूं कि जो ए है और यहां क्या है? बी। और ए है वो बी से 40% एक्स्ट्रा है। 40% का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 2.5 हो गया। इसका मतलब ये अगर 5 है तो ये 7 है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मैं बोल चुका, 3 क्वेश्चन मैं यहां पर कर चुका। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के लास्ट जो स्टेटमेंट वो पूछेगा ना, वो चीज मैं आपको बताता हूं। समझते रहना, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें समझना। पहला स्टेटमेंट, राम श्याम से 30% अधिक है। कितने बंदे? 2। राम कितना है? आपने कहा सर 13। श्याम कितना है? 10। राम श्याम से कितना है? 30% अधिक है। तो सिंपल सी बात, जब राम अधिक है तो श्याम उससे क्या है? कम है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो बताओ, क्या बताओ, श्याम राम से कितने प्रतिशत कम होगा? आप कहोगे सर ये 3 अधिक है तो 3 ही कम होगा, लेकिन ये तो बात तो अमाउंट में हो गई, परसेंट में नहीं हुई है। परसेंट आपको सर परसेंट में कैसे नहीं हुई? 2 ही बंदे हैं, 3 ज्यादा है तो 3 कम हो गया, बस हो गया काम। तो 30% क्या होगा? कम होगा। काम ऐसे नहीं होता, ऐसे तो काम तमाम होता है। काम होता कैसे मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, परसेंट डिपेंड करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हो ना उस चीज पर जाके परसेंट डिपेंड करते हैं। कि आपको डिपेंड किससे करते हैं कि तुलना किससे की जा रही है, वो बंदा किस है, तब जाके परसेंट आपके वहां पर वेरीफाई होंगे। तो आपने ये कहा। अब छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है? आप क्लास के अंदर बंदे थे 2। छोटा सा एग्जांपल, आपको तो क्या यार बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। मान लो आप 20 बंदे थे। ठीक है, आप मान लो कोई क्लास के आप लोग आप 20 हो और इस पूरी क्लास के अंदर 50 है। मतलब आप 20, पूरी क्लास 50 जनों की है ना। इसका मतलब अब आप लोग 20 हो, आप लोग मतलब एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले 20 लोग हैं और बाकी 30 लोग हैं, है ना। तो कुल मिला के क्लास 50 लोगों की है। कोई पूछ ले कि भाई एसएससी के स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है? मैंने कहा जी 20 लोग हैं। कितने में से? 50 में से। और फिर परसेंट निकालना है तो इतना कर देंगे। आपने कहा जी 40% है, हमारा वेटेज बहुत ज्यादा है, हम 40% है, ऐसे ना है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपने देखा भी 40% है ना। अब क्या हुआ कि अब आपको मैं कहूं कि क्लास के अंदर कुछ और लोग आ जाए, आपको किसी तो भी 40% रहेंगे, है ना। तब 40% नहीं रहोगे। इसका मतलब है कि आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉपर मटेरियल नहीं बने हो। आपने क्या किया, फिर 20 हो। अब इस क्लास के अंदर बंदे हो गए 80। टोटल लोग कितने हो गए? 80। अब आप अगर अब भी कहते हो ना हम 40% है, तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। आपको आपको क्या कहना है? आपको यह कहना है कि सर परसेंट निकालना है ना, हम तो 20 है, लेकिन अब क्लास के अंदर कितने हो गए? 80। और यहां मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है। इसका मतलब अब हम 25% है। समझना, यहां पर भी मैं कई चीजें समझा दूंगा आपको। अब कितने लोग हो आप? 25% लोग हो। इसका मतलब ये बात किससे पता चली, कहां जाके ये बात टिक रही है? आपने कहा सर जो एक चीज कांस्टेंट होती है उसका कंपैरिजन जब टोटल के साथ में किया जा रहा है तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो चीज अगर कम है तो परसेंटेज ज्यादा होंगे, वो चीज अगर ज्यादा है तो परसेंटेज डाउन आ जाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज बहुत काम की चीज है। परसेंटेज कम अगर जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं यानी नीचे वाली चीज, वो अगर ज्यादा है तो परसेंटेज कम आएंगे, वो अगर कम है तो परसेंटेज क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, आप वही लोग हो 20, यहां वो भी 20, यहां भी 20, लेकिन दोनों केस में परसेंटेज क्या हो रहे हैं? वेरी हो रहे हैं। तो परसेंटेज मेरे भाई टोटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज वेरी होंगे लेकिन अमाउंट आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। यहां भी 20, यहां भी 20, लेकिन परसेंटेज क्या हो जाएंगे? वेरी हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई? तो यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, यहां पर बात ये आती है कि भाई
आप तो ये बताइए क्या कि भाई अब श्याम है और राम से कितना परसेंट कम है। अब मैं बात परसेंट की कहूं तो मैं कहूंगा जी 3 कम है। कितने से? 13 से। कम किससे होता है? ज्यादा से। ज्यादा किससे होता है? कम वाले से। तो कम किससे है? 13 से। और किससे है? राम से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ। इसको मैं अलग ही छोड़ देता हूं आप लोगों ताकि ध्यान में रहे, जब जब देखोगे तब तब दिमाग में आता रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। अब देखिए राम ज्यादा है श्याम से, तो इसका मतलब श्याम कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना, 1 किससे कम किससे होता है? ज्यादा से। अभी मैंने बताया। तो इसका मतलब ज्यादा कितना है? 6। यहां कितना हो गया? 100। तो ये कितना हो गया? 16 एंड 2/3%। कितना है? 16 एंड 2/3%। क्लियर है? यहां पर आ जाइए। अब एक चीज बताइए, ये इससे ज्यादा है, ये इससे क्या है? ज्यादा है। तो हमें क्या करना है भाई? बी इससे कितना कम है? तो हमने कहा 2 कम है। किससे कम है? तो आपने कहा जी 2 कम है किससे? 7 से। इंटू क्या कर देंगे हम? ये तो कितना हो गया? 28 एंड 4/7%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आपने यहां पर देखा, क्या देखा भाई? आपसे ये बोला गया कि भाई ए और बी है। अब जो ए है वो आपका, मैं इसे बोल दूं कि 30% क्या है? कम है। इसका मतलब ये अगर 100 है तो इस ये मतलब 70 है। इसका मतलब ये रेशियो कितना होगा? 7:10 ही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मेरे भाई आप ये बताइए बी इससे ज्यादा कितना है? आपने कहा सर 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो 3 किससे ज्यादा है? 7 से। जो कम है उससे ज्यादा। और यहां पर हमने क्या कर दिया भाई? आप 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 42 एंड 6/7% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने जाने अनजाने में 4 क्वेश्चन यहां पर देख लिए और पता नहीं कितने क्वेश्चन आपने यहां पर देख लिए। ये सारी चीजें सारे वहां पर काम आने वाले हैं। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें एक बेसिक के रूप में करवाऊंगा जो कि आपके रियल में काम आने वाली है। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होंगे वो इन्हीं चीजों से समझने से होंगे, बाकी आलतू फालतू क्वेश्चन करने से तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है? यहां पर अगर मैं ऐसा बोल दूं, मैं आपसे भाई अगर मैं ऐसा कहूं कि आप ऐसा करो कि कोई चीज है, जैसे मान लो ए है, या कोई प्राइस है, किसी कोई कोई भी चीज मान लो, या कोई संख्या है, कोई नंबर है, उस नंबर को मैंने 20% बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ा दिया तो क्या नंबर वो 100 ही रहेगा क्या? वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना? अब मैं कह दूं कि यार ये गलत कर दिया भाई आप लोगों ने। मान लो आपकी कोई भी चीज है, अब इंसान से गलतियां हो जाती है ना, तो ठीक है उसका पश्चाताप होता है। सॉरी कहने से आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि वो चीज वापस उसी रीगेन हो जाएगी, वापस इनिशियल शेप में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि पहले सिचुएशन अलग थी, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो बिगड़ी हुई सिचुएशन को सुधारा जाता है, ना कि हम ऐसा करते हैं दोबारा वही सिचुएशन बना लेते हैं। नया नहीं करना है, यहां पर वही चीज उसी को वापस सही करना है। ठीक है, ध्यान में रखना। आपसे क्या हुआ? 20% इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? आपने कहा जी 120 हो गया। मैंने कहा अरे इतना नहीं करना था आपको। तो आपने कहा सर क्या करें फिर? मैंने कहा जी वापस 100 करो इसको। तो आपने कहा 100 कैसे करें? तो 20 सर हटा दें। मैंने कहा वेरी गुड, हटा दो। लेकिन ये बताओ कितना परसेंट कम करना होगा? अब तुम ये बताओ परसेंट कितना कम करना होगा? आपने कहा जी 100 पर हमने 20% किया तो 120 हो गया। अब हम 120 से वापस कहां आ रहे हैं? 100। तो अब हमारी इनिशियल स्टेज अब 120 है। अब हमारे रास्ते अलग हैं। तो रास्ते जब अलग हैं तो उस रास्तों में सबसे इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था? 120 था। तो हमने ये कहा कि जी परसेंटेज कमी कितनी होगी? हमने कहा जी 20 की। और किस पर? 120। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो इट विल बी 16 एंड 2/3%। क्लियर है? समझ में आई या नहीं आई बात? दोबारा समझ लेना। क्वेश्चन क्या था कि मान लो कोई आपका नंबर है, या आपसे ऐसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि किसी संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब कितनी होगी? 70। अब वापस इसी को उसी रेट पर लेके आनी है, या उसी वापस वही संख्या, पुनः प्रारंभिक संख्या हमें प्राप्त करनी है टू गेट इनिशियल नंबर। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो आप पहली बात तो ये आपसे इतना ही पूछेगा वो कि भाई इनिशियल नंबर वापस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा, है ना? परसेंटेज चेंज बताइए। तो पहली बात तो चेंज 2 टाइप के होते हैं, या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, दूसरा ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जी जब
30% कम हो गया, तो कम होने के बाद में अब 70 हो गया। अब 70 हो गया तो 70 से 100 आना पड़ेगा ना, तो बढ़ाना कितना पड़ा 30, लेकिन परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ मेरे भाई, आपने कहा जी 30 और किस पर 70, और यहां पर कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये वापस कितना हो जाएगा 42C6/7%, यानी 42 एंड 6Y 7% आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब एक बात बताइए, अपने दिल से पूछिए, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई संकट बता सकते हो आप मुझे साथ साथ में। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे होंगे उस चीज को समझना। मुझे पता है कि भाई मैक्सिमम लोगों को ये हो रहा है कि जी क्वेश्चन करवाइए फटाफट, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीजें पहले कर लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए समझने वाली बात देखिए, इसके बाद में एक्चुअल में क्या है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या होगा। अब एक चीज आपको पैटर्न बताता हूं, पैटर्न क्या है समझना, और उस पर क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं। पैटर्न मेरा ये है कि भाई पहले ए है, और या ये एक्स है, और इधर ए है, और इधर क्या है बी है। क्लियर, ये फॉर्मेट है मेरा, एक मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लिया कि एक एक्स कोई एक वैल्यू है, और वो दो जो संख्या है ए और बी उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है वो सारे इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व होगा, समझते रहना इसको। इस पर और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं या इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है उस चीज को देखना। अब इस पर क्या होगा, इस पर यह हो सकता है कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च, प्राइस, और इधर क्या है कंजप्शन, यानी इधर क्या है खर्च, और इधर क्या होगी कीमत, और इधर क्या होगा कंजप्शन यानी खपत, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर मैं और क्या ले लूं, एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है, और लेंथ, और यहां पर क्या कर दूं विड्थ। मैं अलग अलग ले रहा हूं, हालांकि हमारे पास में और भी चीज है, जैसे एरिया, मैं यहां पर और चीजें मैं आगे समझा दूंगा आपको। एरिया लेंथ इंटू क्या हो गया विड्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये किसका है रेक्टेंगल की बात है, किसकी बात है रेक्टेंगल यानी आयत की बात है, क्लियर है। उसके बाद में और भी चीजें हो सकती है, जैसे रेवेन्यू, रेवेन्यू, और यहां पर क्या हो जाएगी प्राइस, और इधर क्या हो जाएगी सेल, ठीक है। मतलब जो आय है या रेवेन्यू है वो आपकी क्या है मूल्य यानी कीमत, और इधर क्या हो जाएगी बिक्री, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी कंसेप्ट आते हैं सारे इस पैटर्न पर चलेंगे। अब इसमें भी 2-3 चीजें हो जाती है, क्या बातें होती है। पहली चीज कि भाई x इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी। अब यहां पर अलग अलग केस अराइज होते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। ये तीसरा केस और चौथा केस। क्या हुआ, दूर जा रहे हैं क्या, चलिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस में आपको क्या होगा कि मैं x इक्वल टू क्या ले लूं ए बी। अब मैं आपसे क्या कहूं कि भाई मेन जो चीज है ना वो नहीं बढ़नी चाहिए, ये चीज नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, आप मान लो आपको घर वाले 600 रुपए बेचते हैं, आपसे बोला बेटा 30 दिन में 20 रुपए पर गिलास के हिसाब से डेली का 1 गिलास जूस पियोगे, है ना। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। आपने कहा आपके अकॉर्डिंग मान लो कि पी लिया, अब आपके हिसाब से कुछ भी पिए लेकिन हमने मान लिया। अब एक चीज बताओ, अचानक रेट बढ़ गई, और रेट बढ़ गई और ये ग्लास कितने का हो गया 30 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर है जो कि घर वाले आपको अलाउ कर रहे हैं। अब ये 30 का हो गया, आपने घर पे फोन कर दिया जी अब तो 900 रुपए चाहिए। घर वालों ने कहा बेटा देखो बात ऐसी है कि जवान तो हमसे लड़ानी नहीं है, 600 रुपए पहले लेते थे, 600 रुपए चुपचाप अब ले लो। अब आपके पास में क्या रहेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको कम पीनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जब हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कंजप्शन कितना हो रहा है कम हो रहा है, कम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नॉट शुड बी मस्ट बी वाली कंडीशन है, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई एक चीज अगर बढ़ रही है इस केस में तो दूसरी घटेगी, घटेगी ही घटेगी। कैसे घटेगी अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ये समझ लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट लेते रहो, फटाफट नोट करते रहो, मैं हटा दूंगा इनको तो, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि एक आदमी चीनी के मूल्य में या पेट्रोल की प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाती है ना, और वो खर्चा उतना ही रखना चाहता है, तो उसको
क्या करना चाहिए, जो कंजप्शन है। अब भाई दो ही टूल है हमारे पास में, खर्चा किस पर डिपेंड कर रहा है, कंजप्शन और प्राइस। अब कह रहा है खर्चा उतना ही रहना चाहिए, एक्चुअल में लास्ट लाइन क्वेश्चन की यही होगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, डज नॉट चेंज्ड, कांस्टेंट, है ना। तो ये चीज रहेगी, या ना पहले जितना ही रहे, पूर्ववत रहे, अपरिवर्तित रहे, है ना, ये सारी चीजें वहां पर मिलेगी आपको लास्ट लाइन में। तो इसका मतलब यह है कि वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता। अब प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमें कंजप्शन को अपने आप ही कम करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब क्वेश्चन करना कैसे तरीका बता देता हूं, कि आपको कोई बोल दे कि 20% बढ़ गई, तो हमने कहा जी 20% अगर बढ़ गई, इसका मतलब 120 हो गई। अब हमारे पास में एक ही चारा है, और वो क्या चारा है, वो बेचारा ये है कि भाई हम 120 से वापस कहां आ जाएंगे, 100। 20 कम करना होगा, 20 किस पर कम करना होगा, तो 120 बढ़ी हुई चीज पर ही कम करना होगा, और कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा जी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 एंड 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, 16 एंड 2/3 आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आई या नहीं आई बात, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, चलो मैं दोबारा बताता हूं। 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब होता है 1/5। प्राइस कितनी थी, आपने कहा जी पहले 5 थी, और 5 से एक बढ़कर कितनी होगी, 6 हो गई। अब हो गई 6, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंजप्शन है, कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, तो इसमें हम 6 से कहां चलते हैं, 5 की तरफ, तो 1 कम करना होता है। इसका मतलब ये देखिए कितना है, 30, ये भी कितना है, 30, तो एक्सपेंडिचर सेम है ना। तो अब आपको सर आप यहां से कैसे आए, तो आप भी तो यहीं से आ रहे हो ना, 6 से 5 जा रहे हो। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट यही मान लूं कि भाई जब प्राइस वाला एक रास्ता, जब प्राइस का हम चल चुके, तो सेकंड रास्ता हमारे पास एक ही बचता है, वो कंजप्शन का, वो वहां से शुरू होता है और वापस कहां तक आता है, इनिशियल स्टेज तक। ठीक है, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से मुझे एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी चीज को आप यहां पर ऐसे समझो कि जब सारी चीज मान लो कि भाई आपसे कोई कह दे कि भाई 40% इंक्रीज हो गई, है ना, 40% क्या हो गया, इंक्रीज। इसका मतलब आपको जी 100 कितना हो गया भाई, 40% इंक्रीज है ना, तो कितना हो गया 140। आपको कोई पहले जितना ही रखना है आपको, ठीक है जी 100 वापस 100 ही तो करना है, हम 100 कर देंगे, तो 40 कम कर देंगे, लेकिन 40 किस पर कम करेंगे, तो परसेंटेज डाउन, अगर डिक्रीमेंट करना है, डाउन करनी है प्राइस को या कंजप्शन को, तो 40 और किस पर करना पड़ेगा, 140, और इधर कितना कर देंगे भाई 100, यानी ये कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया। सेम इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें आता है दूसरा एक टाइप, इसी का ही एक दूसरा टाइप आता है। क्या टाइप आता है उसको समझते रहना। अब हुआ क्या, आपसे किसी ने कहा कि जी देखिए रेट बढ़ा दी 50%, बढ़ा के कितनी होगी। अब आपको पता है कि एक्चुअल में दो चीज है, दो चीज क्या है, कि एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन है। हमेशा ध्यान में रखना कि जब एक ही स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि कीमत को 50% बढ़ा दिया जाए, तो सिंपल सी बात है, जब ये 50 बढ़ रहा है, दूसरे के बारे में बोला ही नहीं है, तो ये भी 50% ही बढ़ेगा। ये चीज मान है एक्चुअल में, कि दूसरे के बारे में बोला ही नहीं है ना, तो बोला ही नहीं है, इसका मतलब दूसरा कांस्टेंट है। तो जब बात एक की कर रहे हो, तो अब ये लीनियर रिलेशन हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो 50%, इसका मतलब वो भी 50% इंक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये 50% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब वो कहता है कि देखो बात ऐसी है, अब आपने अब घर पे फोन किया कि देखो मम्मी या पापा जिनको भी कॉल किया हो, उनको आपने बोला कि देखो मजाक की बात नहीं है, अब रेट 50% बढ़ गई है, और अब महंगाई हमारे यहाँ बस से बाहर हो रही है। तो घर वालों ने कहा कि देखो पहले तो ये कहते थे कि नहीं बेटा हमें नहीं पता, देखो तुम है ना वापिस ऐसा करो, तुम वहां तक वापिस वो पहले वाले खर्चा देंगे हम, तो है ना, वो मतलब उस पर किसी हद तक, मतलब किसी लिमिट तक वो मानने को तैयार नहीं थे। आप परेशान थे, क्या करें। इस बार फिर आपने कॉल किया कि देखो 50% बढ़ गया। समझते हो क्या 50% का मतलब क्या होता है। तब घर वालों ने कहा बेटा परसेंटेज थोड़ा बहुत तो हमें ही आता है, और नहीं तो हमें आपको पैसे भेज भेज के परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा। तो उन्होंने कहा देखो बात ऐसी, चलो 20% तक हम अलाउ करते हैं। कहां तक अलाउ करते हैं, 20% तक अलाउ करते हैं। इसका मतलब अब आपको 100 नहीं आना है, अब आपको 120 तक ही रुक जाना है। तो आपको अच्छा फिर भी कम करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा बिल्कुल कम करना होगा। कितना कम करना होगा, तो आपने कहा ये बंद करना होगा 30, और किस पर 150, और इधर कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 1/5, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है,
अगर वो कहते कि नहीं हम तो ये भी अलाउ नहीं करते, तुम तो वापस वहीं तक आओ, खर्चा उतना ही भेजेंगे, इसका मतलब अब आपको 50 करना होता किस पर, 150 पर, और 100 कर देते तो ये कितना होगा 33 एंड 1/3%। तो दोनों में ये फर्क हुआ, उनकी थोड़ी सी छोटी सी हाँ ने इतना फर्क कर दिया। ठीक है, अब ये वो मेथड्स हैं जिनसे माइंड से, जिनसे क्वेश्चन बिना रटे हुए, बिना कोई इधर उधर फ्रैक्शन, इधर फालतू की चीजें रटे बिना आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये वो मेथड्स हैं, इसको माइंड की कैलकुलेशन बोलते हैं, माइंड अप्रोच बोलते हैं। जो अप्रोच आपकी खुद की अप्रोच होती है, आपका खुद का दिमाग वर्क करता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग पूरी मैथ्स को चला सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि भाई कोई भी वस्तु है उसकी 50% रेट बढ़ जाती है, और 50% रेट बढ़ जाती है तो अगर उसका खर्च 20% तक ही अलाउ है ना, अगर 20% खर्च करने के लिए बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कई बार ये क्वेश्चन में ये चीज और डाल दी जाती है कि बताइए, अब एक्चुअल में यहां पर इसको परसेंट ना निकाल के इस क्वेश्चन में यहां पर कितनी कमी करनी होगी 30 की, कितने पर 150 पर। अब यहां से ये हो गया, अब इसका फ्रैक्शन कितना बन गया 1/5, तो 30 किस पर किया जा रहा था 150 पर, तो अब 1 किस पर किया जा रहा है 5 पर। इसका मतलब ये पहले कंजप्शन इतना था, अब एक कम कर रहे हो। इसका मतलब आपसे बोल दे कि यदि पहले 100 किलो आपको यूज करते थे तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 100 केजी हो जाती, 1 की वैल्यू 20 हो जाती। तो आपसे पूछा जाता अब बताइए कितने केजी खपत यानी कंजप्शन कम करना होगा, तो आप कहते सर जी 1 की वैल्यू 20 है तो हमें 20 केजी कम करना होगा। आपसे पूछ लेता फाइनल कंजप्शन क्या है, तो 100 में से 20 कम करके आप कहते जी 80 कंजप्शन है हमारा। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये चीज सारी आपको रिकॉल हो जाएगी वहां पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर, है ना, या इसको छोड़ दूं, ये हमारा पहला ही हुआ है। ठीक है, ये मैं जो कह रहा था ना उसका पहला ही पार्ट हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्लियर, इसको हटा देता हूं, आप फिर बाद में कहोगे ये अच्छा सेकंड थर्ड यही है। ये एक्चुअल में एक ही पार्ट हुआ है, इस एक के बारे में बताया गया अभी तक तो। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, आगे कॉपी पे कॉपी करनी होगी मुझे, है ना। चलिए अब देखिए फर्स्ट आपका हो गया, अब आ जाता हूं मैं सेकंड पर। सेकंड का मतलब है कि अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू आपका क्या है ए बी। ओके, इसका मतलब क्या है, ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है भाई, ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है। क्लियर, तो आपने ये देखा जब ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको बढ़ना ही पड़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा ए प्लस बी, और प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा 100। सॉरी, कितना हो गया ए प्लस ए बी अपॉन 100। इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। ओके, गला खराब है थोड़ा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू ए इंटू बी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में मैंने कमी कर दी, तो यहां पर क्या होगा, यहां भी कमी होगी, और कितनी होगी, तो आपने यहां पर बोला कि परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा कितना, ए प्लस बी माइनस ए बी, और नीचे कितना आ जाएगा 100, माइनस ए बी और नीचे कितना आ गया 100। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में क्या आता है कि भाई x इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब सोचिए एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। इस केस में क्या होगा, या तो ये बढ़ेगा और या फिर ये घटेगा। ठीक है, आपको सारी चीजें वैसे तो डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, और वैसे आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चीजें बता रहा हूं। ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो बेसिक कम से कम मेरा परसेंटेज का बेसिक 4-5 घंटे का हो जाता है, लेकिन वो अगर 4-5 घंटे ले लिए तो इसका मतलब खेल खत्म है, सारी चीजें आपकी क्लियर है। ठीक है, लेकिन आपको इतने से ही सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी, टेंशन मत लो। तो आपने देखा कि एक बढ़ रही है एक घट रही है ना। अब इतनी चीजें आप देखो ना, विजुअलाइज हो जाएगी यार मैथ्स, आपको पूरी विजुअलाइज दिखने लगेगी कि यार एक्चुअल में हाँ ये सारी चीजें हो रही। मजा तो तभी आता है कि जब सारी चीजें हमें पता चले कि अरे यार ये प्रोसेस एक्चुअल में ऐसे हुआ, ये चीजें ऐसे हो रही है, तभी मजा आता है, तभी क्वेश्चन हमसे सोल्व होते हैं, है ना। बाकी रट के तो यार हर कोई कर देगा।
तो आपने यहां पर देखा कि चीजें बढ़, ये एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो हमें क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाले को हम बोल देते हैं प्लस का ए ले लेंगे, यानी प्लस का बोलेंगे माइनस बी, और इधर माइनस ए बी अपॉन कितना कर देंगे भाई 100। अगर ये अमाउंट, अगर ये अमाउंट प्लस का आ जाता है तो हम इसको बोल देते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर माइनस का तो हम बोल देते हैं डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये वो तीनों चारों, अब इस पे कुछ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें होगा क्या भाई, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं एक रेक्टेंगल है, आयत की बात कर रहा हूं, किसकी, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, और रेक्टेंगल में मैं बोल दूं इसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी विड्थ को भी 20% इंक्रीज कर दिया जाए। तो पहला तरीका आपका इसको कोडिंग, आपने देखा दोनों में इंक्रीमेंट, आपने कहा जी अब मैं आपसे पूछूं कि सर, आपसे पूछ लूं कि भाई एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप खुद खुद लिख सकते हो कि यदि किसी रेक्टेंगल आयत की लंबाई को जब 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर यानी एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा जब दोनों बढ़ रहे हैं तो प्रभाव तो यही पड़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना 10 + 20, और प्लस कितना हो गया 10 × 20, और इधर कितना हो गया भाई 100। क्लियर, तो ये आपका कितना हो गया भाई 32% इंक्रीमेंट, कितना हो गया 32% इंक्रीमेंट, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा, आपसे मैं कहूं 10% का मतलब मेरे भाई 1/10 होता है, और 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 होता है। अब समझना जरा, मैं यहां पर क्या ले लूं कि भाई जो लेंथ है, लेंथ को पहले मैं 10 लिया, तो अब वो एक बढ़ गई, बढ़ रही है ना, बढ़कर कितने हो गई 11। यहां पर विड्थ है, और विड्थ को मैंने पहले कितना लिया 5 लिया, 5 पर एक बढ़ गई, और बढ़कर कितनी हो गई, आपने कहा जी 6 हो गई। तो पहले कितना था 50, मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया बन जाएगा। अब कितनी होगी, आपने कहा 66। तो आप बताइए 50 पर कितना इंक्रीज हुआ है, आपने कहा जी 50 पर सर 16 इंक्रीज हुआ है। तो मैंने कहा जी परसेंटेज बताओ, आपने कहा सर 16, और किस पर 50 पर, है ना। जब पहले 50 था, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 बात परसेंट की आ गई, यहां पर 2 कर दिया, है ना। यहां पर कितना हो गया भाई, एक्चुअली में आपका कितना था 16, और नीचे कितना था आपका 16, और नीचे कितना था 50, और इधर कितना कर दिया हमने 100, यहां से कैंसिल आउट कर दिया 2, कितना परसेंट भाई 32%। बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो आप जो जी में उस मेथड से आप कर सकते हो, आप ऐसे भी करके कर सकते हो, पहले 100 था अब 110 हो गया, पहले 100 था ये अब 120 हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दें, 11 × 12 कितना हो गया 132, पहले एरिया 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया 32, यानी 32, 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, तो 32% इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 32%, यानी पहले वाली चीज को पहले को इनिशियल मान के चले हम। आपको उससे 12 को क्यों कैंसिल आउट किया, तो 12 को कैंसिल आउट करने का मतलब है हमें फिर बाद में कैलकुलेशन बढ़ानी है, हमारा काम कैलकुलेशन को कम करना है, ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, मैं आपसे बोलता हूं सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए, ठीक है, सिलेंडर मतलब बेलन, ये रसोई वाला बेलन नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए सिलेंडर, एक्चुअल में क्या हुआ, सिलेंडर में मैं कह दूं रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया, और उसकी हाइट को 16 and 2/3% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके वक्र पृष्ठ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, वक्र पृष्ठ की बात करूं, तो ये तो आपको याद ही होगा कितना होता है, आपने कहा जी 2πRh होता है सर, 2πRh होता है। अब ध्यान में रखना, बात जब परसेंट की आती है तो परसेंट के अंदर कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, किसको इग्नोर कर दिया जाता है भी, कांस्टेंट को। तो 2π कांस्टेंट अब भूल जाओ, खत्म। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R × H, 2π को हमने हटा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। यहां पर हमने देखा कि भाई 20% का मतलब क्या है, इसमें 20% इंक्रीमेंट है, इसमें 16 and 2/3 डिक्रीमेंट है। इसको कैसे सोल्व करें, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, कैसे कि पहले जो रेडियस थी 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका 1/6 होता है, इसका मतलब पहले 5 था अब बढ़ गया, और बढ़कर कितना हो गया 6। तो हाइट का मतलब क्या हो गया, आपने कहा पहले 6 था तो इस पर कम हो गया, कम होके कितना हो गया 5। अब एक चीज बताओ,
ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। या यहां देखा 30 और यहां देखा 30, हमने कहा जी नो चेंज, हमने क्या बोला, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, जैसे है वैसे के वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। क्लियर है, जैसा हमें कहा उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू आए तो उसको सोल्व करना ध्यान में रखना, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ओके समझ में आ गई होगी बात, कोई समस्या कोई परेशानी? तो मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर कोई है भी तो आगे नहीं रहने देंगे, टेंशन मत लो। अभी तो हम क्वेश्चन करेंगे यार, टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखें, सारी चीजें आपको टाइम समझ में आ जाएगी। ओके, एक साथ कभी नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि हम सारी चीजें एक साथ समझ जाएं, ऐसा कभी नहीं होता, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें समझ में आती है। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल में मैं आपसे बोल दूं, सर्कल में एक्चुअल में रेडियस ही होती है, और रेडियस को मैं कह दूं कि 10% इंक्रीज कर दिया गया है ना, तो मैं आपसे बोल दूं एरिया पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, परिधि सरकमफ्रेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, या इसके डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीटर मतलब व्यास, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम इस एपिसोड में आते हैं, और इस एपिसोड में सर्कल के बारे में क्या बातें होती है, सर्कल के बारे में इतनी सारी बातें हो जाती है। रेडियस आर होती है, पहला पॉइंट। इसकी जो डायमीटर होती है वो 2r होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक्चुअल में जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, तो डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब क्वेश्चन में यहां तो मैंने रेडियस दे दिया, कई बार क्वेश्चन में लिख देता है यदि किसी वृत्त की व्यास को 10% बढ़ा दिया जाए, व्यास मतलब डायमीटर इंक्रीज बाय 20% या 10%, इसका मतलब भी ये होता है डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 10% इंक्रीज हो रही है तो ये भी 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहां पे सेकंड पॉइंट क्या, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। मैंने आपको अभी क्या कहा है, क्या बोला मैंने आपको, 2π को भूल जाओ, तो सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताइए, 10% जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्या आता है, अब आ जाती बात एरिया की। थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको अभी क्या कहा था, पाई को भूल जाओ, तो इसका मतलब एरिया किस पर डिपेंड करता है, आपने कहा जी आर इंटू आर पर। इसका मतलब ये 10% इंक्रीज हो गया, ये भी 10% इंक्रीज, इसका मतलब ए भी बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है। इन दोनों को ए और बी मान लो, ये मल्टी, आपको सर दोनों सेम ही तो है, इनको ए मान ले। अरे यार हमें सोल्व करना है, कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं, या मतलब ऐसे है कि भी कंफ्यूज नहीं होना तो दोनों मल्टीपल हो रहे हैं ना, इसको ए मान लो बी मान लो, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज इंक्रीज ही होगा एरिया, कितना 10 + 10 और +10 × 10, और कितना हो जाएगा 100, बात खत्म। कितना हो जाएगा 21%। अब जो चाहो उस मेथड से कर लो, पीछे जो मैंने मेथड बताया हर एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी से कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं टेबल पर, परसेंटेज टेबल। ठीक है, अब इसको याद करना, आपको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना है। याद इज इन द सेंस, ये कुछ जो चीजें है ना ये ध्यान में रहनी चाहिए, है ना, ये इतना एटलीस्ट आपको याद, मैं ज्यादा याद करने का नहीं बोल रहा, इतना देखो जब सारे याद कर रहे हैं तो हमने ही लगे याद कर लो, क्यों कंपटीशन उन्हीं लोगों से तो है। आप इसका मतलब क्या, 1/1 का 100%। अब आपको सर कैसे याद करें, अरे 1/1 को परसेंट में बदल रहे हैं, एक्चुअल में इस साइड में तो फ्रैक्शन है, इस साइड में क्या है, परसेंटेज है। जब इसको इसमें कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करके तो लिख रहे हैं सबको, इसका मतलब है कि इन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है। परसेंट में कितना होता है, तो 1/1 का मतलब है एक में से एक, पूरे में से पूरा 100%। 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से एक, इसका मतलब 50%, आधा, 50-50, है ना। तो वही चीज है, आगे हमने देखा 1/3, 1/3 का मतलब 33.33, इसका मतलब क्या हो गया 33 एंड 1/3%। इसका मतलब 1/4 का 25, 1/5 का 20, 1/6 का 16.66, या इसका मतलब 16 एंड 2/3%, इनको याद रखना है। ठीक है, ये आगे काम आएंगे भाई, सीधी सी बात बताऊं आपको। यहां पर कितना 1/7, 14.28, इसका मतलब 14 एंड 2/7%। आगे देखिए 1/8, इसका मतलब 12.5, 12.5%। इसका मतलब 1/9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11.11, तो इसका मतलब 11 एंड 1/9%। आगे 10% है, 1/11, ये दोनों ध्यान में रखना है। अगर 9 वाला देखेंगे तो यहां पर 9 आएगा, इधर 11 आ जाएगा। 11 का जब देखेंगे
तो यहाँ 9 आएगा, नीचे वहां 11 आ जाएगा। कैसे? इसका 9.09 फिर 0909 ऐसे चलता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 एंड 1/11%। ठीक है, ये 1/12 का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 8 एंड 1/3%। इसका 1/13 13 का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 7 एंड 9/13%। 7 एंड 9/13%। ये काम आएगा। इनको आगे कैसे कैलकुलेशन में यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 1/14 का मतलब कितना हो गया? तो आपने कहा सर 7 एंड 1/7%। इसका मतलब कितना? 1/15 का मतलब क्या हो गया भाई? ये टोटल कितना हो गया? 6 एंड 2/3%। ठीक है, आगे चलिए। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/16 का? तो 6 एंड 1/4%। 1/17 का मतलब क्या हो गया? 5 एंड 15/17%। ठीक है, आगे चलिए। इसका मतलब क्या हो गया? 5 एंड 5/9%। इसका मतलब 1/9 का मतलब 5 एंड 5/19%। 5/19%। इसका मतलब 1/20 का मतलब 5% हो गया। ओके, 1/20 का मतलब ये है ही। 1/21 का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 4 एंड 16/21%। ठीक है, 21%। इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 एंड 6/11%, सारे परसेंट में। ठीक है, इसका 1/23 का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर ये बन जाएगा 4 एंड 8/23%। और 1/24 का मतलब क्या हो गया? 4 एंड 1/6%। और आगे आपका कितना? 4%। तो ये लगभग आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे 1/30 हो गया। अब 1/30 इसका मतलब 3 एंड, अब एक बात बताओ, इसका मतलब 100 में डिवाइड तो करना है, तो 90 तक जाएगा, तो 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एंड 1/3%। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ये सिंपल और एकदम इजी टर्म है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इसमें नया है कि हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आप खुद देखिए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 एंड 1/3%। इसी तरीके से 1/40 देख लीजिए, इसका मतलब 2.5% आ जाएगा। 2 एंड 1/2% आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ये ध्यान में रखनी है। अब इनका कैलकुलेशन में यूज कैसे करना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखता हूं। चलिए आगे अब यहां बात करते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि मैं 2/7% जो लिखा था फ्रैक्शन, इसका परसेंट निकालना, कैसे निकालेंगे? आपने नीचे वाली संख्या देखनी है। नीचे वाला संख्या कितना? 7। इसका मतलब ये हुआ कि 1/7, इसको कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब 1/7 का मतलब परसेंट में 14 एंड 2/7% होता है। इधर भी कितना? 2 है। एक बार यहां आ जाइए, जरा देखिए सही लिख रहा हूं ना मैं? 1/7 का मतलब यही होता है। आपने बिल्कुल यही होता है। आगे चलते हैं। अब इस चीज को समझना, एक्चुअली में क्या है, ए एंड बी वाई सी है। इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी वाई सी होगा। अब इसको मान लो, इसको मैं किसी बाहर किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए प्लस बी वाई सी, इसको मैं अगर 5 से करता हूं तो क्या ये 5a प्लस 5b अपॉन सी नहीं होगा क्या? इसका मतलब इसको मैं अगर ये लिख रहा हूं, इसको मैं अगर बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको फिर ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सेम वही चीज यहां पर होती है। ये इंटीजर वैल्यू होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न होती है। इसका मतलब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ ये चीज 2 बार आएगी, तो 2 बार आएगी तो पूर्णांक पूर्णांक में जुड़ जाते हैं, इंटीजर। तो ये कितना होगा? 28 एंड 4/7%। ठीक है। 5/9 को देखिए। 5/9 का मतलब है कि 5 और 1/9, इसका मतलब है 5। 1/9 का मतलब 11 एंड 1/9%। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया? अभी 55। और इसको इसके साथ में भी कर देंगे तो ये कितना हो गया? 5/9%। कहने का मतलब ये इंटीजर ये भी तो आएगा उतनी बार, 5 बार, तो ये फ्रैक्शन भी तो 5 बार आएगा, तो इसको भी हम इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब मैंने लिया 3 एंड 13। अब एक बात बताइए, यहां पर 3 करूंगा, यहां पर 1/13 करूंगा। अब एक चीज बताओ, यहां पर 3
और 13 का कितना हो गया 7 एंड 9/13। अब समझना, अब चीजें समझने लायक। अब 13 वाला देख लो जरा, 13 का देखिए 7 एंड 9/13, क्लियर है। अब क्या होगा, अब होगा ये 3 का 7 के साथ में और 3 का 9 के साथ में। अब आप यहां लिख दोगे 3 और यहां पर क्या लिख दोगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 और ऊपर कितना लिख दोगे 27 यानी 27 और नीचे कितना लिख दिया 13। अब एक बात बताओ यार, खुद अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखो, क्या आपने ये सही लिखा है क्या? अब आप कहोगे सर बिल्कुल सही लिखा है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी पता चल जाएगा आपका क्लास में कितना ध्यान है, कितनी चीजें आप समझते हो। आप आ जाइए, कहाँ बताया था मैंने, आ जाओ आ जाओ, कहाँ बताया था, अच्छा वो मैंने पहले बताया था, वो मैंने हटा दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पर ही देख लीजिए, मैंने कहा था ये इंटीजर वैल्यू होती है, जो क्वोशिएंट होता है, भागफल होता है, पूर्णांक होता है, ऊपर वाला रिमाइंडर होता है। तो भाई 27 तो इससे बड़ा है ऊपर। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा होता है एक इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक, और ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है मेरे भाई प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर अंश हर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पूर्णांक का मतलब क्या है, कितनी बार भाग जा रहा है वो चीज यहाँ लिखनी होती है। इसका मतलब इसका 13 का इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार और जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 23। बच कितना आ रहा है फिर भी 1। अब ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन बनाने हैं, इस तरीके से हमें उनको सोल्व करने हैं, तब जाके मैथ्स हमारी आसान होगी। क्लियर है, समझ में आई बात? आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए इसे मैं और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, है ना। अब जैसे मान लो मैंने लिया कुछ भी 5/14 ले लिया, इसका मतलब हो गया 5, और 1/14 का देख लो कितना है। आपने कहा सर 7 एंड 1/7 है, कितना है 7 एंड 1/7 है, इसको मैं 8 ले लेता हूं, 8 नहीं 9, 14, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1/14। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर 9 × 7 एंड 1/7%, इसका मतलब 9 7 कितना हो गया 63 यानी 63, और 9/7%। लेकिन ये बात सही नहीं लग रही, हमें अच्छी नहीं लग रही। तो कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती उस कारण भी सही होती है। तो इसका मतलब एक बार डिवाइड हो रहा है, तो 64 एंड कितना बच गया 2, तो 2/7%, 64 एंड 2/7%। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई सर। आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक चीज और यहां पर नोट करता हूं। क्या नोट करता हूं कि मैंने लिख दिया कि 11/7। अब इसका बताइए, अब इसका मतलब ये हो गया 11/7। आपको सर 11 × 1/7 ये करेंगे, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मैं यहां पर 1/1 का मतलब जब 100% यानी पूरे में से पूरा एग्जैक्टली वही चीज आ रही है, अगर मैं 7/7 लिख दूं इसका मतलब भी 100% वही आ रही है। तो यही तो हमें करना है। इसका मतलब है ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 पार्ट में लिख सकता हूं, 7 एंड 7, यानी ऊपर वाले को 7 + 4 लिख सकता हूं, 7 से डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब ये 7 और 7 हो गया, इधर 4/7 हो गया, 7/7 का मतलब 100% हो गया, और इधर कितना हो गया 4 × 1/7 का मतलब क्या हो गया 14 × 2/7% हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल बात सही है। तो जब सही है तो आपको पता है कि 100% और प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया। आपने कहा सर 56, ये कितना हो गया 56, और 8/7%। बात फिर भी सही नहीं लग रही, तो हमने कहा 100% और प्लस ये एक बार इसमें डिवाइड होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 57 एंड 1/7%, यानी कुल मिला के 157 एंड 1/7% हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ओके चलिए, अब मैं आगे कुछ और एग्जांपल लेता हूं। क्या लेता हूं यहां पर समझना। मैंने लिखा 17/9, इसका परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। किसका परसेंट फाइंड आउट करना है? 17/9 का परसेंट। इसको देखिए कैसे करना है। अब आप एक चीज बताइए, अब आपको सर इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार कैलकुलेशन हमें हार्ड नहीं करनी है और ज्यादा मोर कैलकुलेटिव नहीं बनाना है इसे। हमने इसको क्या किया कि हमने इसको बना दिया कि भाई 18 - 1 और नीचे कितना कर दिया भाई 9। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई 18 और 9 और माइनस कितना हो गया 1/9।
इसका मतलब हो गया 200%। कितना परसेंट? 200%। माइनस 1/9 का मतलब 11 एंड 1/9%। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे 7/19 है ना, या 7/23 है। एक चीज बताओ कि टोटल अगर मेरे पास में 23 है और उसमें 7 हो चुका, बचा कितना? आपने कहा जी 16। सर कितना बचा? 16। तो 16 23, इनको जोड़ लो। एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शन हमेशा, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने यहां पर क्या किया कि अब इसमें से ये घटाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 11 समथिंग है, तो हमें घटाना क्या? 12 घटा देता हूं मैं इसमें से। 12 घटा दूं तो 188, लेकिन हमने एक में से 1/9 ही तो घटाना है, तो बचा कितना आपका? 8/9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे फ्रैक्शन है जो कि आपको खुद करके देखने हैं। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करते रहो इनकी खुद की। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे 23 एंड 1/, ये पूछ लिया आपका, जैसे 23 एंड ये आपका हो जाता है जैसे 3/9। ठीक है। ये परसेंट हो गया। अब आपसे पूछ ले, ये परसेंट दे दिया। अब मैक्स कई स्टूडेंट ऐसे तो घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो फ्रैक्शन हमने पढ़ा ही नहीं। अरे यार, तो वो आजकल एसएससी का क्या रहा है, एसएससी क्या है कि सिंपल जो कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट लिमिटेड कंसेप्ट है, क्वेश्चन वो उसको उनको बनाने हैं, तो वो करे क्या? तो उनको कुछ ना कुछ वहां पर चेंज करना पड़ता है। कई बार सिंपल क्वेश्चन देके कैलकुलेटिव बना देता है। कई बार आपने देखो क्वेश्चन सिंपल होगा, लेकिन आपसे इतना पूछ लेगा कि भाई भाई कोई वस्तु है, उसको 89973 में खरीदा और उसको 498 में उसको बेच दिया। अब बताइए कितने प्रतिशत का उसको उसमें प्रॉफिट हुआ। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन सिंपल है, साफ दिख रहा है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ रही है भाई। फालतू में यहाँ पर क्या करवा रहा है, डिवाइड करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, तो इसका मतलब टाइम कंज्यूम करवाना रह गया है। तो हमने यहाँ पर इसको किया था, ये 27 हो गया है ना, तो हमने कहा 27 है ना, फिर 2 आया, फिर हमारा कितना हो गया? ये 18 और 2 कितना हो गया? 20। तो हमने कहा सर ये 2 हो गया 20 है ना। अब हमारे पास में 3 बन गया, तो ये कितना हो गया? 210 और नीचे कितना आ गया? 9। ये परसेंट है, इसका मतलब कितना हो गया? 210 और नीचे हमारा कितना हो गया? 900। इसको हम सोल्व कर लेंगे, फिर ये कितना बन जाएगा? 7/30। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन था। ठीक है। अब यहां पर अब इनको याद थोड़ी करेंगे यार हम, ये एक्चुअली कुछ अगर ऐसे आ भी जाते हैं तो हम वहां पर देखेंगे, उसके हिसाब से वहां पर टेकल करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर कोई घबराने वाली वो आपकी बात है नहीं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, कई ऐसे हैं जो आपको खुद घर बैठ के आप ट्राई करना। 15/70, 9/13, 5/23, 5/14, 7/9, 3 आप इसको कर सकते हो 13/9, 23/6, 47/7। ठीक है। ये सारे फ्रैक्शन आप खुद इनको परसेंटेज में निकाल निकाल के आपको देखना है कि इनका क्या हो सकता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका भी फ्रैक्शन आपको बनाना है। क्लियर? तो ये आपका जैसे 22 एंड 2/9%। ठीक है। इसको आपको खुद को ऐसे ये तो हो ही गया यार, सीधा सा सिंपल सा है। ठीक है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि जैसे 39 एंड ये आपका हो गया जैसे 34 और 5/7%। ठीक है। कुछ भी मतलब इनको कन्वर्ट, ये एक्चुअल में कैलकुलेशन में आगे आएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब नॉर्मल कंपैरिजन की बात करते हैं। अब हमारे पास में कुछ और कंपैरिजन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि भाई ए है, पहला बोल दिया ए और बी, यानी ए बी से 20% अधिक है। इसका मतलब ये अगर 5 है तो ये 6 हो गया, ये 100 तो ये 125 और 6 हो गया।
फिर आपसे बोलता है कि जो सी है वो ए प्लस बी का 40% है, यानी सी ए प्लस बी का 40% है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर 40% का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, यही होता है ना, 2.5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों 5 है तो ये 2 है। क्लियर। लेकिन ये दोनों तो 5 हमें नहीं लग रहे। यहां पर दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, आपने कहा सर 11 आ रहा है, और यहां कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो यहां और यहां बातें तो सेम होनी चाहिए ना। इसका मतलब ये इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो अंदर भी किससे हो जाएगा, 5 से। ये भी कितना हो गया, 5 से। इसको 11 से करेंगे तो ऊपर भी 11 से। अब हमें रेशियो बनाना है ए बी सी का, ये क्वेश्चन आगे आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 30, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25। आप देख लो दोनों 55, यहां भी 55, और सी हमें कितना मिलेगा, 22। तो हमारे पास में ये रेशियो बन गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें मैंने रेशियो में आप लोगों को बताई थी। ऐसे करने को तो परसेंटेज में बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन सारी और बाकी सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ में देखेंगे। हम इसके बाद में वैरायटी क्वेश्चन देखने वाले हैं, वैरायटी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको उसके साथ में जो भी अल्टरनेट मेथड है, सारे मेथड आपको बताने वाला हूं। यानी आपने परसेंटेज ढंग से कर लिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आगे वाले टॉपिक में किसी में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है। अब एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा, टेबल को बढ़िया तरीके से कर लेना। जैसे आपने देखा कि भाई ये आपका 1/5, अब इसका मतलब 20% है, तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 40%। 3/5 का मतलब क्या हो गया, 60%। क्योंकि हर पार्ट में आपका 1/5 यानी एक 1/5 में 20% है। दो मिल गए, दो 1/5 हो गए तो 40, 3 हो गए तो 60, 4 हो गए तो 80। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो देख लेना फटाफट। क्लियर है। बाकी सारी आपको इनकी पीडीएफ तो आपके पास में अवेलेबल ही होगी। आपके सबके पास में कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। और जिसके पास में कोर्स नहीं है वो कोर्स ले लेना, कोई समस्या नहीं है। वैसे भी नहीं रहने वाली, क्योंकि एकदम नॉमिनल फीस है। और सबको उसके नीचे आपको पता है, वीडियो के नीचे सबके पास में आपको पीडीएफ अवेलेबल है। तो जितनी भी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ मेरा कहने का मतलब ये, आप क्लास नोट्स बनाते रहें। क्योंकि देखिए, एक तो पीडीएफ में होता है मेरा खुद का वर्क किया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज है कि मैं मैक्सिमम चीजें मैं खुद लिखूंगा तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता है, और मैक्सिमम चीजें मैं वहां पर क्या करता हूं, समझाता हूं। तो बहुत सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में खुद लिखनी होती है। तो आप खुद साथ साथ में लिखा करो नोटबुक में। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इसी ऐसे में भाई पीडीएफ मिल रही है तो क्या दिक्कत है, कहाँ लिखने की जरूरत है। इतने आलसी नहीं बनने मेरे भाई, मेहनती बनो, सफल जरूर होगे, है ना। सफलता आपके कदम चूमेगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको करनी है। और क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हमें एक वो क्वेश्चन के जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक मेच्योरिटी हो जाती है। हम उस सब्जेक्ट को समझने लगते हैं, बढ़िया बॉन्डिंग बन जाती है ना। जितना कतराओगे प्रैक्टिस से उतनी फिर मुसीबत में पड़ते जाओगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट मेरे बात मानते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। और नो डाउट उनको फायदा होगा। देख लेना, आपको रिजल्ट में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है कि हम चीजें कई बार सुनते हैं और उसके बाद में हम उस पर गौर भी करते हैं और करते जाते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं वो चीजें। लेकिन वो चीजें जरूर दिखेगी मेरे भाई। अगर आपने कुछ भी किया है, आपका जो भी कर्म है वो रिफ्लेक्ट जरूर होगा। अच्छा है तो अच्छा दिखता है, किसी का बुरा होता है तो वो बुरा भी दिखता है। इसलिए मेहनत करते रहें, साथ साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। परसेंटेज टेबल को बढ़िया याद कर लें, जो मैंने बेसिक चीजें बताई उनको भी याद कर लें। ये सारी चीजें प्रैक्टिस और वैरायटी क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आगे जो वैरायटी क्वेश्चन वाले पार्ट में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, धूम मचाते रहिए, सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।